नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग कमर्शियल कोर्ट की। आज के दिन इस कमर्शियल कोर्ट की डिमांड बहुत हो चुकी है। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास ऐसे 22 डिस्प्यूट हैं जो कि कमर्शियल कोर्ट ने ले लिए सिविल मैटर से, सिविल कोर्ट से। तो फायदा हो गया ना हमारे लिए। नहीं तो सिविल कोर्ट में इतनी पेंडेंसी होती थी, इतनी पेंडेंसी का आपका नंबर ही नहीं आता था। आप सूट आज इंस्टीट्यूट करते थे, आपका 6 महीने बाद आपको डेट मिलती थी। तो इसको अलग करने से फायदा हुआ। देखो, क्रिमिनल के अंदर बात करते हैं हम जेजे एक्ट की, तो जेजे का अपना कोर्ट है, पोक्सो की अपना कोर्ट है, SC/ST का अपना कोर्ट है, NDPS का अपना कोर्ट है। ठीक है, लेकिन सारे मैटर सिविल कोर्ट ही देखता था। तो सिविल कोर्ट देखेगा तो कितने सारे मैटर देखेगा, कितनी सारी पेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो इन्होंने निकाला SRA, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अलग को उन्होंने कोर्ट बना दिया। ठीक वैसे 2015 में उन्होंने कमर्शियल एक्ट बना दिया और इसके अंदर 22 डिस्प्यूट जो सिविल नेचर के थे तो इसमें डाल दिए। तो अब थोड़ा सा काम भी आसान हो गया, लोगों को जस्टिस भी टाइम पे मिलने लगे और इसका एक नया रोल आ गया। अब जब नया रोल आएगा तो एग्जाम में भी आएगा डेफिनेटली। जनरली ये जो कमर्शियल एक्ट होता है ये ADG एग्जाम में आता है, क्योंकि इसकी डीलिंग जो है वो ADG करता है। लेकिन ट्रायल कोर्ट से भी इसको मिलता है। तो कुछ ऐसे स्टेट है जैसे कि गुजरात जुडिशरी है, वहाँ पे ट्रायल कोर्ट के लिए भी जो है, यानी जो CJ का एग्जाम होता है वहाँ पे कमर्शियल एक्ट आता है। ठीक वैसे DJ मैं बात करूँगी दिल्ली जुडिशरी की, DJS की, जहाँ दिल्ली जुडिशरी लोअर और हायर दोनों में ही आता है। ठीक वैसे बहुत सारे जैसे हमारे पास ADG एग्जाम हो चुके हैं जहाँ पे इस एक्ट को जो है शामिल किया गया। तो आइए एक छोटा सा ओवरव्यू देखते क्या है। ये जो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है फाउंडेशन बैच की हमारे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आखिर ये है क्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कमर्शियल एक्ट निकल के आया आपका CPC से। आपके पास CPC की कुछ बैरेक्ट्स होंगे, आप चेक कीजिएगा। कुछ बच्चों के पास होगी, कुछ के नहीं। उन्होंने हर एक प्रोविजन के नीचे लाइन खींच के एक और प्रोविजन दे रखा है। यानी CPC में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट में जनरली ये एक स्पेशल लॉ है। इस स्पेशल लॉ का प्रोसीजर CPC का ही रहता है। ठीक वैसे जेज एक्ट स्पेशल लॉ है, प्रोसीजर CRPC चलता है। पोक्सो एक्ट स्पेशल लॉ है, प्रोसीजर CRPC चलता है। NDPS स्पेशल लॉ है, प्रोसीजर CRPC। ठीक वैसे ये स्पेशल लॉ है बट इसका प्रोसीजर CPC चलता है, राइट। तो CPC में कुछ अमेंडमेंट किए इसके लिए, जैसे एग्जांपल बताती हूँ मैं। CPC में रिटन स्टेटमेंट अपन को फाइल करना पड़ता है ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 1 में 30 डेज में। इन द केस आप 30 डेज में नहीं कर पाए तो 90 डेज आपको मैक्सिमम मिलता है। वहीं CPC में इसका अमेंडमेंट है कि यहाँ पर रिटन स्टेटमेंट आपको मिनिमम करना 30 डेज में और मैक्सिमम यहाँ पे 120 डेज है। तो वहाँ पे 90 120। तो मैंने जब दिल्ली हाई जुडिशरी का एग्जाम दिया तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ऊपर लिख दिया कि कमर्शियल कोर्ट के अंदर रिटन स्टेटमेंट मैक्सिमम 120 डेज। अब वो फटाफट में आपने रिटन स्टेटमेंट पढ़ा, कमर्शियल कोर्ट नहीं पढ़ा, कमर्शियल कोर्ट एक्ट नहीं पढ़ा, तो आप तो 90 डेज का क्या होगा, ऑप्शन में 90 भी था 120 भी था। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो ये पहले चलता है CPC के। तो जिसको CPC अच्छे से याद है वो कमर्शियल कोर्ट एक्ट चुटकियों में कर लेगा, और जिसको CPC याद नहीं वो उसके लिए थोड़ा सा आपको हैट्रिक लगेगा और कुछ नहीं है। आइए देखते क्या है। इस एक्ट का नाम है द कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015। एक्ट नंबर इसका 4 है। इसके पास टोटल 7 चैप्टर्स हैं, टोटल सेक्शन इसके पास 23 है, शेड्यूल इसके पास 1 है। इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में है और इसका कमेंसमेंट 23 अक्टूबर 2015 को हुआ है। इसका कमेंसमेंट कब हुआ? 23 अक्टूबर 2015। और सिग्नेचर कब हुआ है? 31 दिसंबर 2015। तो याद रह जाएगा, कोई इतना इश्यू नहीं है। सिग्नेचर डेट 2000 वो 16 होगा, एक मिनट है ना, आपके सिग्नेचर हुआ 31 दिसंबर 2015, तो कमिटमेंट 23 अक्टूबर 2016 होना चाहिए। ये सिग्नेचर पहले कैसे हो सकते हैं? 16 होना चाहिए ना, यहाँ पे थोड़ा सा बैरेक में कुछ तो गड़बड़ है, चेक करना एक बार। मेरी इसमें टाइपिंग एरर है क्योंकि कमेंसमेंट इसकी 2016 है क्या, चेक कीजिए एक बार। क्योंकि देखो 31 दिसंबर 2015 को सिग्नेचर होते हैं, तो इससे पहले 23 अक्टूबर 2015 को हाउ कमिटमेंट, तो 2016 होना चाहिए। ठीक है, इसको 16 कर दो, अगर कहीं आपके बैरेक में हो तो उसको 16 कर देना, क्योंकि इसका एक्ट नंबर 2 ऑफ है ना 2016 है, वैसे 4 है ना 2016 है, इसको ठीक कर देना, क्योंकि हो सकता है टाइपिंग एरर हो, आपके पास भी हो जाता बैरेक में टाइपिंग एरर। ठीक है, चलिए देन आता है आपके पास चैप्टर 1 जो सबका है, वो इसका भी प्रीलिमिनरी है। मैं 1 2 का 2 हूँ। चैप्टर 2 में देखो कोर्ट है। अब अपने पास 4 प्रकार के कोर्ट है, ये भी अब अमेंडमेंट हो गए, पहले नहीं था, फिर से अमेंडमेंट हो गए। 2015 में भाई साहब बने और 2018 में फिर अमेंडमेंट हो गए, तो जिसके पास भी पुराना नया खरीद लेना, ठीक है।
कमर्शियल कोर्ट आएंगे, कमर्शियल अपीलेट कोर्ट, तो एक कमर्शियल कोर्ट है, फिर उसकी अपील होगी कमर्शियल अपीलेट कोर्ट में, फिर कमर्शियल डिवीजन कोर्ट होंगे, फिर डिवीजन कोर्ट की अपील होगी अपीलेट डिवीजन कोर्ट में। 4 कोर्ट हो गए, कमर्शियल कोर्ट, कमर्शियल अपीलेट कोर्ट, कमर्शियल डिवीजन कोर्ट, कमर्शियल अपीलेट कोर्ट। इसकी अपील इसके पास, इसकी अपील इसके पास, तो 2 कैटेगरी हो गई इनके पास, 3 to 11। ठीक है, तो पहला आया प्रीलिमिनरी 1 2 का 2, देन आया आपके पास कोर्ट्स 3 to 11 जिसमें दोनों अपीलेट भी है, डिवीजन भी है, सारे आ गए। फिर 3 कहता है स्पेसिफाइड वैल्यू, किस वैल्यू के लिए यहाँ पे हम आएंगे, उससे कम वैल्यू हुई तो हम सीपीसी के पास चले जाएंगे, सेक्शन नंबर 12। ठीक वैसे ही पता है एनडीपीएस एक्ट पढ़ते हैं हम लोग, एनडीपीएस एक्ट के अंदर स्पेशल कोड बना हुआ है, तो वहाँ लिखा हुआ है कि 3 ईयर से अधिक के जो मैटर होंगे वो तो स्पेशल कोर्ट सुनेगा, और 3 साल से कम के मैटर तो रूटीन कोर्ट के पास भी जा सकता है। तो वहाँ से तो इन्होंने भी कैटेगरी कर दी, तो स्पेसिफिक वैल्यू कर दिया, कितने वैल्यू के हम यहाँ पे सुनेंगे 12 में। 3A एक अमेंडमेंट से जुड़ गया, बीच में आया, देखा आर्बिट्रेशन देखना, वहाँ पे 1A जुड़ गया है, तो जो भी नई चीज आती है वो हमें से बीच में जुड़ती है, तो ABC से जुड़ जाती। 3A कहता है प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट, यहाँ पर भी सेटलमेंट का काम चलेगा आर्बिट्रेशन की तरह। अब वैसे तो जनरली सिविल के लिए क्या है, आर्बिट्रेशन एक बना हुआ है, पर इन्होंने अपने प्रोविजन खुद ही दे दिए कि भैया सेटलमेंट का प्रोविजन हमारे पास ही है, अब आपको आर्बिट्रेशन के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर जगह कार्यभार क्यों बढ़ा रहे हो, एक एक्ट को इतना परिपूर्ण बना दो कि वहीं आपका मैटर चले, वहीं आपका प्रीलिमिनरी स्टेज आ जाए, वहीं अपीलेट आ जाए, वहीं रिविजनल आ जाए, वहीं रिव्यू आ जाए, वहीं आर्बिट्रेशन आ जाए, वहीं सेटलमेंट, सब कुछ वहीं हो जाए, तो आपको किसी और एक्ट में जाने की जरूरत न पड़े, वो एक एक्ट सफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक 12A, ए की चैप्टर 3A सेक्शन ए की 12A। देन आता है चैप्टर नंबर 4, अपील कर लीजिए, नहीं समझ में आए मैटर अपील कर लो, अपील आपका राइट देता है, तो अपील कहाँ है 13 से 14। अब अपील की जो बात आती है वही आपका सीपीसी में अपील हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर, पार्ट नंबर 7 96 से 112। सीआरपीसी के अंदर चैप्टर नंबर 29 कहता है, जो बात करता है 372 से लेकर 394। अब ऐसे आपके पास बहुत सारे एक्ट होते हैं, वैसे हम बात करें आर्बिट्रेशन एक्ट की, तो वहां भी अपील का प्रोविजन होता है, और वहां पे सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन 37। लेकिन आर्बिट्रेशन सभी स्टेट में नहीं होते, लेकिन सीआरपीसी सीपीसी सब जगह होते हैं, तो जब भी आप चैप्टराइजेशन करो तो फटाक से इसके साथ दो है, दोनों लिख दो। यहाँ पे एक तरफ सीआरपीसी लिख दो ताकि आपको बार बार लिखने से याद हो जाएगी, और यहाँ पे आप सीपीसी लिख दो। अब सीआरपीसी का मतलब सीआरपीसी है, क्योंकि अगर नई वाली सीआरपीसी होगी तो उसको सीआरपीसी ना बोल के बीएनएसएस बोलेंगे, तो ये सीआरपीसी की बात हो रही है। कहाँ से कहाँ तक 13 से 14। तो चैप्टर नंबर 1 आया, मैं प्रीलिमिनरी हूँ, 2 कहता है मैं कोर्ट लाया हूँ, 3 कहता है मैंने वैल्यू बताइए, 3A कहता है मैं सेटलमेंट कराऊंगा आपका, फिर 4 कहता है सेटलमेंट नहीं होता मैं अपील में आ जाऊँ मेरे पास, 5 कहता है ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग सूट्स सेक्शन 15। ये कह रहा भाई मैं तो आया 2015 में, इससे पहले सारे मैटर तुम्हारे पास कहाँ है, सिविल कोर्ट के हैं, तो क्या उनको ट्रांसफर करना है कि नहीं, उसकी बात करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके अंदर एक अमेंडमेंट हुआ और सेक्शन 142A जुड़ गया, और उसने कहा कि भैया अब चेक चाहे तुम्हारा इस अमेंडमेंट से पहले हो या बाद में, सारे मैटर को ट्रांसफर कर दो, ये भी ये करेंगे। बाकी जनरली क्या होता है कानून के अंदर, कानून कहता है अमेंडमेंट से पहले, मतलब इस एक्ट के आने से पहले जो मैटर चल रहे तो उसको वैसे ही चलने दो, इस एक्ट के बाद जो मैटर आएंगे उस एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जो पहले वाले को भी अपने पास ले आते हैं, तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो हमारे पास 2 तरह के इफेक्ट होते हैं, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, एक होता है प्रोस्पेक्टिव। तो कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो दोनों इफेक्ट दिलाते हैं, और कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिलाता है। ठीक है, देन आता है आपके पास, तो ट्रांसफर कर दिया, एक ही सेक्शन है सेक्शन 15। तो पहला आया चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, देन कोर्ट आया, देन वैल्यू बताया, फिर सेटलमेंट किया, फिर अपील की, अपील करके मैटर को ट्रांसफर कराया, और ट्रांसफर करके नंबर 6 का था अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सीपीसी। बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में कि इस एक्ट के लिए सीपीसी के बहुत सारे प्रोविजंस को इन्होंने अमेंडमेंट किया जो इस एक्ट के शेड्यूल में दिया गया है। तो उसको क्या कर, वो थोड़ा इरिटेशन होता है, लेकिन अगर सीपीसी आपको अच्छे से याद है ना, वो बहुत इजी वे में कर सकते हो। वो बीच बीच में सीपीसी के कुछ प्रोविजंस है, तो आप जब सीपीसी पढ़ोगे ना, और जैसे आपके कोर्ट में कमर्शियल भी है, तो आप एक और इजी काम कर सकते हैं, इसके शेड्यूल के साथ अपना सीपीसी का बैलेट ओपन कर लो, फिर वो पढ़ते जाओ, और उसमें इन वाली चीज़ों को पर्चियाँ बना बना के चिपकाते रहो, तो आपका दोनों 2 in 1 चलेगा, तो आपको भी टेंशन नहीं करोगे। और आने वाले दिनों में जो भी एग्जाम होते हैं, इसका इतना वैल्यू बढ़ता जा रहा है जैसे आर्बिट्रेशन का, कि इसके क्वेश्चन आपको 100% मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देन अमेंडमेंट 16, और देन चैप्टर 7 कहता है मैं मिसलेनियस हूँ, सब कुछ खत्म 17 से 23। तो चैप्टर 1 कहता है मैं आपका प्रीलिमिनरी हूँ, 2 कहता है कोर्ट लाया, 3 कहता है वैल्यू बताया, 3A कहता है मैं सेटलमेंट करूँगा, 4 कहता है अपील कर लो, 5 कहता है ट्रांसफर कर लो, 6 कहता है अमेंडमेंट कर लो, और 7 कहता है सब कुछ खत्म मिसलेनियस कर लेते हैं। तो बहुत छोटा सा एक्ट है, सुंदर सा एक्ट है, पढ़ने में इजी है, आप फटाफट याद कर सकते हो। अगर कहीं कमर्शियल का एक्ट का मेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सीधा ही पूछेंगे कमर्शियल डिस्प्यूट कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नहीं होते। ठीक है, मेन तो आपका जो है कमर्शियल डिस्प्यूट है, जो कि दे रखा है सेक्शन नंबर 2 के सबसेक्शन नंबर 1 के C में।
2 के सबसेक्शन 1 के सी में। तो मेन तो आपका यही है, ये सबसे पहले जब भी एक्ट पढ़ो इसी को अपने टिप्स पे कर लो, तो समझ लो आपका 80% एक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग जुडिशरी की नए बैचेस हमारे हमेशा चलते रहते हैं, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के लेक्चर जो है लाइव क्लासेस के वही आपको मिलते हैं, तो मान लो बीच में भी ज्वाइन करते हो तो पहले वाली आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच इंडिया के सारे स्टेट का करते हैं, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट, साउथ हो या कहीं का भी हो, सारे स्टेट के कराते हैं। हाँ, साउथ वालों के लिए थोड़ा सा इंग्लिश का रहता है, तो जैसे मैंने अभी पढ़ाया है वैसे पढ़ाती हूँ, तो ऐसा है कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता है, बाकी कंटेंट जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वालों के हिंदी में होते हैं। पढ़ने में फाउंडेशन बैच में प्री प्लस में साथ ही पढ़ते हैं। अब जैसे डिस्प्यूट वाला हम पढ़ेंगे तो उसको साथ साथ याद भी कर लेंगे। प्री में तो 4 ऑप्शन आते हैं, लेकिन मेन में तो लिखना पड़ता है ना, तो साथ साथ ही प्रैक्टिस करते हैं। स्कूल की जैसे स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो साथ साथ ही करनी पड़ती ना। आप सोचते हो मैं प्री निकाल के बाद में मेन कर लूँगा, पॉसिबल ही नहीं है। आप इससे अच्छा मेन की तैयारी साथ करो ना, प्री भी हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, क्योंकि प्री डिपेंड ऑन मेन, इंटरव्यू डिपेंड ऑन मेन, जैसे मिडिल और मेन। तो मेन को ढंग से कर लो, प्री भी निकल जाएगा, मेन भी नहीं, इंटरव्यू भी निकल जाएगा। और लिखने की प्रैक्टिस साथ साथ रखो, क्योंकि जब आप बार बार लिखोगे चीज़ें आपको याद हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो आप सोचते हो मैं कर लूँगा, फिर एग्जाम में फिर आप मन से लिख के आओगे, और कानून को मन से नहीं बदल सकते। ठीक है, तो क्लासेस के बारे में, कोर्स के बारे में, फाउंडेशन बैच के बारे में, उनकी फीस के बारे में आपकी जो भी क्वारी है आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी से दिसंबर तक चलते हैं, मॉर्निंग इवनिंग दोनों बैचेस चलते हैं। आप कभी भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, नए बैच का कभी इंतजार मत करो। जब पढ़ना है, जब लगे उस दिन से ज्वाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन से ज्वाइन करोगे उस दिन भी समझ में आएगा, क्योंकि उससे पहले की जो क्लासेस है वैसे आपको मिल जाएगी। आज के लिए